Hi, so in this video, we are going to discuss how to devise a good remuneration model and what is its importance. So, remuneration का topic हम already start कर चुके हैं in the most previous video. We discussed what is remuneration and what are different components as well as the theories existing for remuneration. बट आज हम बात करेंगे कि वो फाइनली प्रैक्टिकली रेम्यूनरेशन मॉडल को कैसे डेवलप करना है, एक रेम्यूनरेशन प्लान को कैसे डिवाइस करना है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो एचआर के किसी भी और टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप कंप्लीट एचआरएम की प्लेलिस्ट को जाके चेकआउट कर सकते हैं जहां पर मैंने अलोंग विद नोट्स बहुत ही इजी वे में आपको हर एक टॉपिक को समझाया है। सो आज बात करते हैं रेम्यूनरेशन मॉडल पे। अब उसके आपके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन को डेवलप करते हो, देन जॉब को इवेल्युएट करते हो, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स की हायरार्की सेट करते हो, कुछ पे को लेके सर्विस करते हो एंड देन फाइनली यू प्राइस द जॉब्स। जॉब्स का रेम्यूनरेशन क्या रहेगा वो सेट करते हो। तो ये सब क्या क्या एक्सप्लेनेशन रहेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस की, वो अब हम वन बाय वन करेंगे। वेरी इजी टॉपिक। फर्स्ट इज योर जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप एचआरएम में स्टार्टिंग से मेरे साथ चले हुए आ रहे हैं तो यू वुड ऑलरेडी नो व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है सिंपली टू डिस्क्राइब द जॉब। ठीक है, आपको बताना है कि उस जॉब के अंदर क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बेसिकली करना क्या है उस जॉब के अंदर, क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, क्या एफर्ट, कितना एफर्ट लगाना है, कितने टाइम आवर्स चाहिए जॉब को करने के लिए, क्या आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस, कितने सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब चीज आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में आप डिसाइड करते हो। तो वो सब लेके अब आप इसको कैसे रिलेट करोगे पे फिक्सेशन से। जॉब डिस्क्रिप्शन लिख के आपको उसमें ये डिसाइड करना है कि कंपेंसेबल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर दे। कंपेंसेबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं और हर एक पॉइंट को कितना कंपेंसेट करना है। मतलब जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एक स्किल हमें ये चाहिए, सपोज इसके लिए कि हमें एक्सेल आता हुआ मिलना चाहिए एम्प्लॉय को। तो ये एक स्किल है, ये कंपेंसेबल फैक्टर अगर उसको आता है तो उसके लिए उसे 1000 रुपीज मिलेंगे। ये एक पॉइंट हो गया। ये एफर्ट चाहिए उसके लिए या ये एक्सपीरियंस चाहिए। अगर उसके पास दो, जैसे टीचिंग में आप बहुत ज्यादा देखते हो जो गवर्नमेंट टीचर्स या गवर्नमेंट प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं, तो उसमें इसी टाइप से आपकी कंप्लीट मेरिट लिस्ट बनती है कि फॉर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको 1 पॉइंट मिल गया, फॉर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस आपको 2 मार्क्स मिल गए। इस टाइप से करके आप हर एक फैक्टर को कंपेंसेबल फैक्टर ट्रीट करते हुए उसकी पॉइंट्स निकालोगे कि किस किस पॉइंट के लिए आपको कितना पैसा देना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन क्या कहता है कि, जस्ट अ मिनट, जॉब इवैल्यूएशन क्या कहते हैं कि एस्टैब्लिश रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब्स। अब आपको उस जॉब की वर्थ आइडेंटिफाई करना है कि उस जॉब वो कितनी यूजफुल जॉब है, क्या उसकी अहमियत है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितना पैसा उस जॉब को दिया जाना चाहिए। जैसे अगर कोई सपोज एग्जीक्यूटिव की जॉब है, सपोज सीईओ की कोई जॉब है, सीएफओ की जॉब है, तो वो यू नो वेरी वेल दैट दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं कि इस जॉब के अंदर उसको आप कंप्लीटली डिटेल में इवेलुएट करते हो, एनालाइज करते हो कि उस जॉब में कितना पैसा दिया जाना चाहिए और क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जानी चाहिए। फिनेंशियल रेम्यूनरेशन क्या रहेगा, नॉन फिनेंशियल कंपनसेशन क्या रहेगा, ये सब। तो इसके लिए क्या मेथड यूज किया जाता है, पॉइंट रैंकिंग मेथड सबसे ज्यादा कॉमन है। पॉइंट रैंकिंग के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स देते हो कि इस जॉब के अंदर इतने पॉइंट्स इस चीज के लिए मिलेंगे, इतने पॉइंट्स इस चीज के लिए, जैसे मैंने वही आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया। और उसी बेसिस पे फाइनली आप कंप्लीट कंपनसेशन डिसाइड करते हो, एक अमाउंट पे अराइव करते हो कि क्या देना है, कितना देना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जॉब हायरार्की। तो जॉब हायरार्की क्या है, अब वो डिपेंड करती है जॉब इवैल्यूएशन और जॉब डिस्क्रिप्शन पे ही अगेन, कि आप एग्रीगेट करोगे। अभी तो आपने इंडिविजुअल पॉइंट्स अलग अलग आपने डिसाइड किए थे, अब आप इन सब का एड ऑन करोगे, इन सब पॉइंट्स को एग्रीगेट करोगे फ्रॉम इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से जो जो पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई किए थे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टोटल स्कोर, जो आपने इन सब पॉइंट्स को ऐड करके टोटल स्कोर फाइंड आउट किया, उस बेसिस पे आप अब जॉब्स को रैंक कर दोगे फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट वर्थ। कि ये आपकी हाई वर्थ जॉब्स हैं, जो अपर लेवल की जॉब्स हैं, इनके लिए हाई सैलरीज रहेंगी, हाई कंपेंसेशन रहेगा। और कुछ आपकी लो वर्थ की जॉब्स हैं, उनपे आपका कम लो वेजेस रखने हैं आपने।
ठीक है, इस टाइप से आप रैंक करते हो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को। अब नाउ वंस यू हैव मेड अ जॉब हायरार्की एज वेल, उसके बाद आपने क्या करना है, अब तक लास्ट स्लाइड पे हमने जो देखा था वो तो था इंटरनल इवैल्यूएशन। ठीक है, आपने इंटरनली मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के ही ये देख लिया कि उस जॉब की क्या वर्थ है, जॉब के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, यहाँ के कल्चर के हिसाब से हमें उसको कितना पैसा देना चाहिए, ये सब इंटरनल इवैल्यूएशन हो गया। अब हम करेंगे पे सर्वेज, जो कि क्या है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन से स्टेप आउट करेंगे और बाहर जाके देखेंगे कि, सॉरी, अब हम बाहर जाके देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, मार्केट डेटा को कलेक्ट करेंगे कि मार्केट में क्या पे वेजेस चल रहे हैं, मतलब मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या उस इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं सेम इंडस्ट्री के अंदर, वो इन इन सेम जॉब्स पे कितना पैसा दे रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ कोई फाइनेंशियल मैनेजर है, तो हमारे किसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजर को कितना पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप सर्वे भी कर सकते हो खुद के लेवल पे, या कुछ गवर्नमेंट रिपोर्ट्स भी रिलीज होती हैं टाइम टू टाइम, उनको आप अप्रोच कर सकते हो जानने के लिए। यूनियंस होते हैं, वो आपको काफी असिस्ट करते हैं इस बारे में, क्योंकि कुछ यूनियंस तो करते ही काम वेज फिक्सेशन का है, कि वो बोलते हैं कि लेबरर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मैंडेटरी कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को कि आपको इतना मिनिमम वेजेस इनका रखना ही रखना है। तो उस केसेस में यूनियन से ही आपको डेटा मिल जाता है। कुछ कंसल्टिंग फॉर्म्स होती हैं जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हो कि कितना वेज हमें पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए रखना चाहिए। So once you have done this, you will compare with internal hierarchy to set pay differentials. अब आप इन दोनों को मैच करोगे, इंटरनल प्लस आउटसाइड, क्योंकि आप ना ही इंटरनल इवैल्यूएशन पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो, ना ही आप कंप्लीटली आउटसाइड पे रिलाई कर सकते हो, है ना, क्योंकि दूसरा क्या दे रहा है वो अपने हिसाब से दे रहा है, और ये चीजें काफी वेरी करती है। हो सकता है आपका फाइनेंशियल कम हो, नॉन फाइनेंशियल कंपेंसेशन ज्यादा हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी तो बहुत ज्यादा दी जा रही है, बट उसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया जा रहा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या स्कीम्स कुछ भी नहीं दी जा रही। तो अब आपको अच्छे से ये करना है कि इंटरनल और आउटसाइड को मिलके, दोनों को मिला के बैठ के उसको कंपेयर करना है। एंड देन फाइनली यू इवेल्युएट द जॉब वेरिंग यू मैच इंटरनल जॉब वर्थ विद द मार्केट वैल्यू। उस जॉब की मार्केट वैल्यू को आप किससे मैच करेंगे, इंटरनली जो उस जॉब का वर्थ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब लास्ट आपका आ जाता है टू फाइनली प्राइस द जॉब्स। अब आ जाता है कि आप उन जॉब्स पे क्या सैलरीज फिक्स करोगे, क्या उन जॉब्स का प्राइस रखोगे। तो उसमें दो चीजें डिसाइड की जाती है, वन इज योर पे लेवल्स विच यू एस्टैब्लिश, एंड नेक्स्ट इज यू एस्टैब्लिश पे ग्रेड्स। ठीक है, तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, वन इज योर पे लेवल्स। पे लेवल्स क्या होता है, देखो, बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन पॉइंट्स प्लस मार्केट सर्वे वेजेस, जो अभी मैंने आपको बताया। तो आप एक स्कैटर डायग्राम बनाते हो। ठीक है, जैसे सपोज आपने कुछ इस टाइप से स्कैटर डायग्राम बना लिया, तो एक साइड आपने रख लिया कि मार्केट सर्वे क्या कहता है, मार्केट में उस जॉब को क्या क्या पैसे दिए जा रहे हैं। सपोज यहाँ ये आपकी किसी छोटी पोस्ट है, ये फिर और उससे सुपरवाइजर की है, ये फिर जनरल मैनेजर की है, इस टाइप से करके ये और सीईओ की है। तो इनके इतना इतना पैसा बढ़ता जा रहा है ये मार्केट सर्वे के अकॉर्डिंग। और आपकी इंटरनल जॉब की जो आपने रैंकिंग्स डिसाइड की थी लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये आपकी ये है। ठीक है, तो अब आप इनको ना कंपेयर करोगे स्कैटर डायग्राम पे, कि आपको किस पॉइंट पे इनकी रखनी है, मतलब यहाँ ज्यादा रखना है या यहाँ कम रखना है, या यहाँ रखना है मतलब ये कम रखना है वो ज्यादा रखना है। तो ये सब आप यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाओगे, इसके थ्रू एक कॉमन पॉइंट, कॉमन डॉट सेलेक्ट किया जाता है, जो डॉट आपको डिस्क्राइब करता है कि वो कितना मार्केट रेट के अकॉर्डिंग होगा और कितना इंटरनल जॉब वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया पे लेवल। नेक्स्ट होता है पे ग्रेड। पे ग्रेड्स क्या होती हैं, आपने जैसे बहुत ज्यादा तो ये चीज ना गवर्नमेंट जॉब्स में देखा देखा होगा कि पे ग्रेड्स होती हैं, जैसे ए ग्रेड इम्प्लॉइज, बी ग्रेड इम्प्लॉइज, सी ग्रेड इम्प्लॉइज, या इसके अलावा जो बेस रेट्स होते हैं वो अलग होते हैं। कि आपने सुना होगा अपने बड़ों को, जो अगर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं आपके घर में, कि 5400 के पे ग्रेड पे हैं, या इस टाइप से करके आपने सुना होगा।
तो उनपे अगर सपोज दो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, एक आपका टीचिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, कोई एक आपकी ताई जी टीचर हैं और कोई एक आपके चाचा जी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, बट दोनों ही अगर 5400 पे ग्रेड पे हैं, बेस रेट है इनकी पे का, तो दोनों की जो अल्टीमेटली सैलरी बनेगी वो सेम बनेगी मोर और लेस, ठीक है, जबकि वो बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है, बट क्योंकि दोनों सेम गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट ने जो पे ग्रेड्स फिक्स की हुई हैं वो किस बेसिस पे की हुई हैं कि किसी भी ऑर्गेन मतलब इम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता हो, अगर कोई भी दो इम्प्लॉइज अगर वो सेम लेवल ऑफ एफर्ट सेम लेवल ऑफ नॉलेज डाल रहे हैं दोनों अपनी जॉब में, तो उनको सेम पे ग्रेड दिया जाना चाहिए, ठीक है। इसी बेसिस पे अब आप जैसे कुछ देखोगे कि प्रोफेसर्स जैसे ग्रेड ए एम्प्लॉइज में आते हैं, ऐसे ही जो डीएस लेवल आपकी रैंक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, वो भी ग्रेड ए पे आते हैं, तो उनकी भी सैलरीज कुछ हद तक सिमिलर होती है। तो उनका मतलब क्या है कि जो इनका एक्सपर्टीज यहाँ पर ये डाल रहे हैं, जो स्किल्स जो टाइम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस, मेनली क्या है एक्सपीरियंस जितने सालों का प्रोफेसर होल्ड करता है और डीएस होल्ड करता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो इसलिए उनको ग्रेड ए एम्प्लॉइज में डाला गया है और इसीलिए उनकी पे ग्रेड सेम है। तो ये सब क्या है एक्चुअली पे ग्रेड्स है, पे क्लासेस है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स को ग्रुप किया जाता है इनटू क्लासेस विद पॉइंट रेंजेस, कि इन पॉइंट रेंजेस में जैसे किसी की जो वर्थ आपने काउंट की जॉब की, एक की सपोज 100 आ रहे हैं पॉइंट्स और एक के आ रहे हैं 95, तो ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट रेंजेस में आ रहा है तो उनको एक क्लास में डाल दिया जाता है। सो इट इंश्योर्स लिमिटेड एंड मैनेजेबल वेज रेट। आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट वेज रेट्स याद रखने की और मैनेज करने की एचआर को जरूरत नहीं पड़ती, इससे एचआर का काम थोड़ा इजी हो जाता है कि आपने पूरे इतने बड़े ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को एक सिंगल पे ग्रेड के अंदर रख दिया, तो अब आपको वो उनकी स्लिप्स और उनको पूरा वेज प्रोफोमा बनाने में दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स इक्विटी एंड कंसिस्टेंसी एज वेल इन पे स्ट्रक्चर्स। ये सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पे स्ट्रक्चर्स के अंदर ये क्या लेकर के आता है, इक्विटी एंड कंसिस्टेंसी। सो दीज वर योर स्टेप्स इन डिवाइजिंग अ रेम्युनरेशन प्लान। लास्टली कम्स योर इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइडियल रेम्युनरेशन सिस्टम। अगर आपका रेम्युनरेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, आपने उसको वेल प्लान किया है, वेल एग्जीक्यूट किया है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उससे क्या फायदे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फर्स्ट तो देखो आपका यही आ जाता है कि अगर आपका रेम्युनरेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, अगर आप एम्प्लॉइज को अच्छा पे आउट नहीं कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि एम्प्लॉइज अनरेस्ट की पोजीशन में आ जाते हैं, वो बुखलाए हुए रहते हैं, सिंपली परेशान रहेंगे, उनको चिड़न मची रहेगी, बैड वर्ड फैलाएंगे, इतनी दुनिया जहान की पॉलिटिक्स क्रिएट करके रख देंगे वर्क प्लेस पे, बीमार होना चालू हो जाएंगे, वो एब्सेंट रहना शुरू हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन से, और हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को ही छोड़ के चले जाए। तो वो कंप्लीटली ना डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं अपने काम से और ऑर्गेनाइजेशन से, और डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उससे करके उनकी प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल डाउन चली जाती है। तो इन सबको होने से रोकता है एम्प्लॉय को क्या, एक अच्छा रेम्युनरेशन सिस्टम। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स ट्रू जॉब सेटिस्फैक्शन। अब ट्रू का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो जो ये सब बातें होती है ना कि ऑर्गेनाइजेशन बिफोर सेल्फ, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ये सब कॉन्फ्रेंस रूम्स में अच्छा लगता है सुनने में, रिटर्न क्लासरूम्स में अच्छा लगता है, रिटर्न बुक्स में अच्छा लगता है, बट जब आप एक्चुअली एक एम्प्लॉय की तरह जॉब करते हो तब आपको पता चलता है कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली कि ऑर्गेनाइजेशन क्या अर्न कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको एट लास्ट प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। व्हाट मैटर्स टू यू द मोस्ट इज व्हाट डू यू गेट इन योर हैंड एज अ सैलरी। तो आपको जो पैसा मिल रहा है वो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर कर रहा होता है, ठीक है। तो ट्रू जॉब सेटिस्फैक्शन कौन देता है एम्प्लॉइज को, एक्चुअली कंपेंसेशन, ठीक है। अगर आप उनको बड़ी बड़ी बातें लगा रहे हो, उनको सिर्फ रिकॉग्निशन दे रहे हो लेकिन कंपेंसेट नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो उससे उनको कभी भी कंप्लीटली जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स ट्रू जॉब सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट इज अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेश टैलेंट को लेकर के आना चाहते हो या कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज को लेकर के आना चाहते हो, आप कंपटीटर से कैसे बीट करोगे। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, हर नए दिन नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, एआई आ रहा है, तो आप कैसे उससे बीट करोगे, उसके लिए आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉइज को, जो बिल्कुल हटके एम्प्लॉइज आप चूज करो, उनके पास अलग ही लेवल का नॉलेज हो, अलग ही लेवल की स्किल्स हो, और फिर उनको रिटेन भी करो। सिर्फ अट्रैक्ट करना नहीं, सबसे बड़ी बात होती है लंबे टाइम तक उनको ऑर्गेनाइजेशन में बना के रखो, वो सेटिस्फाइड रहे,
कनेक्टेड रहें आपके ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है? एक गुड कंपेंसेशन प्लान के थ्रू। जैसे कि कुछ एग्जांपल के लिए मैंने कंपनीज डाली हैं, आपने हमेशा देखा होगा लोगों में बहुत नाम है इन कंपनीज का, जैसे विप्रो आ गई, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, सिटी बैंक है। इन सब में ना बहुत अच्छा कंपेंसेशन है, अच्छा पैसा मिलता है काफी। तो जैसे मुझे आज भी याद है, जब स्टार्टिंग जॉब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मुझे बहुत कम पैसे मिल रहे थे, 20K के अराउंड। बट मेरे ही साथ के कुछ बच्चे ऐसे थे, जो 2-3 बच्चे विप्रो में गए थे और उनको 35,000 ऑफर हुआ था स्ट्रेट। तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी, और बहुत मैं उस लोकेशन पे नहीं जा सकती थी, इस वजह से आई कुड नॉट चूज दैट जॉब। बट मुझे ये चीज बहुत सरप्राइजिंग लगी थी और अट्रैक्टिव लगी थी कि काश मैं भी विप्रो में जॉब कर पाती। तो वो क्यों था? ड्यू टू कंपेंसेशन फैक्टर। तो ये चीज क्या होती है कि ये इंपॉर्टेंस होती है एक गुड रेम्युनरेशन सिस्टम की, कि वो अच्छे एम्प्लॉयज को लेकर के आएगा आपकी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट आता है लॉयल्टी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, अगर आप उनको अच्छा कंपेंसेशन पे कर रहे हो, देखो दो चीजें आती हैं। एक तो ये कि अगर आप उनको हट के कंपेंसेशन दे रहे हो, तो उनके साथ के जो भी लोग कॉम्पिटिटर्स के पास काम कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, तो उनसे वो हट के फील करेंगे, वो मोटिवेटेड फील करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा, वो हमें सेम काम के, उसको तो सिर्फ 1 लाख मिलता है, बट मुझे इस कंपनी में उसी जॉब का 1.5 लाख मिलता है। तो वो ऑटोमेटिक है कि वो अपनी कंपनी के लिए काफी लॉयल हो जाएंगे और जम के काम करेंगे, अच्छा बिल्कुल मन लगा के काम करेंगे। दूसरा क्या होता है कि कंपेंसेशन का एक फैक्टर होता है कि शेयर्स दे दो आप उनको, ठीक है, स्टॉक दे दो आप उनका, इक्विटी का उनको। शेयर्स में जब उनको आप पार्टनर बना लेते हो, जैसे कुछ शेयर दे दिए, तो उससे क्या होगा? कंपेंसेशन का कुछ एक पार्ट आप शेयर्स रख दो, तो उससे आप वो इंटरेस्टेड रहने लग जाएंगे, कंपनी के ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स हो इस चीज में। तो उसके लिए वो हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे उनके लेवल पे, जैसे भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये सब पॉइंट्स क्या लेकर के आते हैं उसके अंदर? लॉयल्टी लेकर के आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिलोंगिंगनेस लेकर के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशन इंप्रूव्स व्हेन पे गेट्स लिंक्ड विद परफॉर्मेंस एंड रिकॉग्निशन। जब आप कंपेंसेशन प्लान में, रेम्युनरेशन प्लान में परफॉर्मेंस से उसको लिंक कर देते हो, रिकॉग्निशन जब डाल देते हो, मतलब अगर एक एम्प्लॉय हट के परफॉर्म कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड, उससे लिंक करके भी उसको एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है, तो उससे एम्प्लॉय मोटिवेशन हमेशा इंप्रूव होता है। Next is remuneration is one central activity which is connected to all other HR activities. ऑब्वियसली आप कोई भी एचआर एक्टिविटी सोच करके देखो, वो सब रेम्युनरेशन से किसी ना किसी वे में कनेक्टेड जरूर है। जैसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है सपोज, तो वहां पे भी रेम्युनरेशन फिक्सेशन की बात आ जाती है। अगर आप जो भी वैल्यूएशन कर रहे हो, तो वहां पे भी रेम्युनरेशन की बात आ जाती है, उसी बेसिस पे आप रेम्युनरेशन डिसाइड करते हो। अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हो, तो उस बेस पे किसी का कितना पैसा बढ़ाना है घटाना है, वो भी रेम्युनरेशन से कनेक्टेड है। तो आप जब भी ना एचआर की किसी भी एक्टिविटी को देखोगे, वो मोरलेस रेम्युनरेशन से आपकी कनेक्टेड मिलेगी ही मिलेगी। Lastly and finally, a good wage policy always promotes overall economic development. तो जो भी आपकी इकोनॉमी है देश की, वो भी डेवलप करती है जब आप देश के अंदर अच्छे वेजेस दिए जा रहे हो लेबर को, अच्छी जॉब्स हो, उन पे अच्छा पैसा दिया जा रहा हो, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होता ही होता है, इट विल प्रमोट दैट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द remuneration, devising a remuneration plan as well as its importance. I really hope ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, एंड आई होप आपने लास्ट वीडियो भी देख लिया होगा रेमुनरेशन से रिलेटेड। अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट भी शायद एक या दो वीडियो और रहने वाली है रेमुनरेशन पे, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, फिर आपका रेमुनरेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एचआर से। और बाकी वीडियोस के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट को जाके विजिट कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, यू मे कमेंट डाउन एंड प्लीज शेयर these videos with your friends, and don't forget to subscribe for receiving notifications early for all the upcoming videos related to management and HRM, research, many topics I upload. So you may go and check the channel. Thank you for watching. See you in the next video.